हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लास्ट के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जिनको आगे जाके इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, जिनको आगे जा कर के प्रोटॉन्स कहा गया, उनके बारे में देखा था। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मिलिकन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। अगर आपको वो देखना है तो आप लास्ट लेक्चर पहले के 2 देख सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, आगे फिर एक और साइंटिस्ट आया, रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट निकाला। रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है इसको। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं क्या है। इन्होंने एक तरीके से एटम को समझाने की कोशिश करी है, जो थॉमसन ने उतना अच्छे से नहीं समझा पाए। थॉमसन का मॉडल हम जानते हैं कि फेल हो गया बिकॉज वो स्टेबल नहीं था। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हो अगर लास्ट लेक्चर आपको स्किप कर रखे हो तो, ठीक है। अगर आपको पता है थॉमसन के मॉडल के बारे में, कैथोड रेज, एनोड रेज, ये सब के बारे में पता है, तो आप ये लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट कैसा था आपका कि आपका एक ऐसे करके स्क्रीन थी, जिसको हमने बोला, जो कि आपकी थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इस स्क्रीन की स्पेशलिटी थी कि ये ZnS से बनी थी, जिंक सल्फाइड से बनी थी। और इससे बनने के लिए इसमें जब पार्टिकल स्ट्राइक होते थे तो ये क्या करती थी, झपक झपक करती थी। हमने अपने बचपन में घर में देखा है कि जो हमारी लाइट है वो फ्लिकर करती है, झपक झपक बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। बंद चालू हो जाती है। वैसे ही जब यहाँ पे अल्फा, जब इसमें पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक होते थे तो ये झपक झपक करती थी, ठीक है। सो ये वाली हमने ली एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पे, और सेंटर में हमने लिया एक ठोक फॉइल, ठीक है। अब ये फॉइल था गोल्ड का। हाँ भाई, रुदरफोर्ड थोड़ा सा अमीर टाइप का आदमी था, तो उसने गोल्ड फॉइल ले लिया, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो, अमीर था वो, रुदरफोर्ड है, नाम देखो रुदरफोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मल्होत्रा सिंघानिया चलते हैं, वहाँ पे रुदरफोर्ड्स, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलते होंगे। सो उसने एक गोल्ड का फॉइल लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक सोर्स डाला जो कि था अल्फ़ा सोर्स। अल्फ़ा सोर्स मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम के आयंस होते हैं, हीलियम एटम नहीं होता। हीलियम एटम में आपके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, हीलियम आयन बन गया, तो उसको हमने बोला अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो उसको हमने जब स्ट्राइक कराया इस गोल्ड फॉइल में, सो ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई उसकी, कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल हो रहे थे पास ऑन कर जा रहे थे इस गोल्ड के फॉइल से, और जाके सामने वाला जो एरिया है ना, मैक्सिमम नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स बोल सकता हूँ, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स बोल सकता हूँ। तो मैक्सिमम जैसे गए वैसे ही अपोजिट साइड पास ऑन करके वहाँ पे झपक झपक करने लगे, और झपक झपक के फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सिंटिलेशन, ठीक है। सिंटिलेशन, झपक झपक करना, ठीक है। आगे जाके वहाँ पे स्ट्राइक करे और झपक झपक ग्लो शो करे थे। यहाँ पे जब हमें ग्लो मिला जस्ट अपोजिट साइड में, जहाँ सोर्स रखा है हमने, उससे अपोजिट में ग्लो मिला जस्ट सामने में, तो हम समझ गए कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है आपके वहाँ अपोजिट साइड में आ चुके हैं। कैसे पता चला मैक्सिमम ग्लो वहाँ पे शो हो रहा था। कुछ ग्लो थोड़ा एक एंगल पे शो हो रहा था, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के गोल्ड फॉइल में कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कुछ होंगे, उनसे टकरा के आपके एक एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए और यहाँ पे शो होकर ग्लो। कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए एट लार्ज एंगल्स, तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो, मतलब यहाँ यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो और ग्लो यहाँ शो करे। कुछ आपके वापस आ गए, रिट्रेस बैक, और आपके एकदम पीछे तक ग्लो शो करने लगे। ये लगभग नियर अबाउट 180 डिग्री तक का है, और बीच में अब बस हल्का सा गैप है जहाँ से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है। कुछ एकदम वापस आ गए, रिट्रेस कर लिया अपना पार्ट को, ठीक है, वापस आ गए, जहाँ से गए थे वहाँ से वापस आ गए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है थॉमसन के मॉडल से। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, थॉमसन के मॉडल से वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। अब इसका जो ऑब्जर्वेशन था कि यही था कि मैक्सिमम पार्टिकल आपके पास ऑन हो गए, कुछ आपके छोटे एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। अब थॉमसन का मॉडल क्या था कि आपके जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके नेगेटिव चार्ज, वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। तो अगर ऐसा होता तो ये पार्टिकल्स है, इनको पास जगह नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारी बेंचेस रखी हुई है पूरी अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्लासरूम से बाहर जाना है तो आपको उस बेंचेस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आप इमेजिन करिए, ये क्लासरूम है, यहाँ पे आपकी बेंचेस है, आप यहाँ पढ़ा रहे हो, आपको यहाँ से बाहर जाना है, यहाँ पे गेट है, तो आपको इन बेंचेस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पे आपके बेंचेस नहीं हैं,
तो आप सीधा सीधा जाओगे और आपका गेट के पास सीधा गेट के पास जाके आप निकल जाओगे, ठीक है, अपने घर। लेकिन अगर आपके यहाँ पे बेंचेस वगैरह रखी है तो आप ऐसे ऐसे रास्ता देख देख के जाओगे, ऐसा होगा। तो वही थॉमसन का मॉडल था जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो वहाँ पे रास्ता स्पेस कम था, तो अगर स्पेस कम होता तो आपको जाने में प्रॉब्लम होती। पर यहाँ पे तो हमने देखा कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल से जाने वाले मुसाफिर वो मैक्सिमम आपके पास ऑन करके सीधा के सीधा, मतलब वहाँ उसने सोचा कि इसका मतलब कि जो एटम है उसका जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो खाली होता है, रास्ता होगा तभी तो अल्फ़ा पार्टिकल सीधा सीधा चले गए। तो उसने फिर अपने एक मॉडल टाइप का दिया, उसने ऐसा बताया कि एक सेंटर होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उस समय तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय तक नहीं हुई थी डिस्कवरी उस समय, इसलिए उसने प्रोटॉन ही बोला। सेंटर में एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जहाँ पे आपका पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। और मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम होता है, मेजॉरिटी मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होल्ड करते हैं, इस वजह से सेंटर में सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। ये बात मैंने मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताई थी। और बाकी जो मैक्सिमम हिस्सा है वो खाली होता है और उसके थोड़े थोड़े हिस्से में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ऐसा बताया किसने? रुदरफोर्ड ने बताया। तो मैक्सिमम हिस्सा खाली होगा तो वहाँ से आपके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल पास ऑन करके यहाँ पे सिंटिलेशन शो करने लगे। कुछ आपके पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स कैसे है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो कुछ आपके पास से जा रहा होगा तो डिफ्लेक्ट कर गया, और कुछ एकदम हेड ऑन कोलिजन कर रहे होंगे तो वो एकदम वापस रिट्रेस कर लिया पाथ को, कुछ साइड से जाके डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सो ये दिया आपका रुदरफोर्ड ने। तो उसके ऑब्जर्वेशन को मैं लिख भी लेता हूँ, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। मोस्ट अल्फा रेज पास विदाउट एनी डेविएशन, हाँ मोस्ट अल्फा रेज पास विदाउट एनी डेविएशन, बिकॉज पूरा मैक्सिमम एटम जो है वो खाली है। उसने प्रपोज किया इस चीज़ को, मैक्सिमम एटम जो है वो खाली होता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड चीज़ है फ्यू डेविएट विद स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल से डेविएट क्यों हुए होंगे? वो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस होगा उससे थोड़ा सा उसके पास से गुजरे होंगे, तो पॉजिटिव रिपेल के तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, सीधा जाने वाला था लेकिन, ठीक है। वेरी फ्यू रिट्रेस इट्स पाथ, जब एकदम हेड ऑन कोलिजन होता है उनके पास पॉजिटिव चार्ज का, हीलियम आयन का और पॉजिटिव न्यूक्लियस का, तो एकदम वापस रिवर्ट बैक कर दिया, रिट्रेस कर लिया ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज, ठीक है। रिट्रेस इट्स पाथ और सो ग्रेटर देन 90 डिग्री डेविएशन, वही बात है, प्रोटॉन से रिपल्शन मिलेगा उस वजह से डेविएशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख भी दिया, उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसने पॉजिटिव चार्ज ही माना है यहाँ पे, ठीक है। ये बात थी रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। ये तो उसने ऑब्जर्वेशंस की, इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने क्या क्या बोला, उन्होंने क्या प्रपोज किया, ठीक है, वो प्रपोज अलग होता है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया उसको देखते हैं। उन्होंने बोला कि जो एटम है स्फेरिकल होता है, ये तो थॉमसन ने बोला था, सही है, हाँ स्फेरिकल होता है, और उसका जो साइज का ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻10 मीटर्स के ऑर्डर में, 10⁻10 मीटर्स के ऑर्डर में उसका साइज होता है। और जो पूरा मास है वो कंसंट्रेटेड होता है सेंटर में, हाँ सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, बिकॉज सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, सेंटर में प्रोटॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत कम होता है, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए पूरा मास बोल सकते हो आप सेंटर न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। ये मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आपको। और उसके बाद उसका जो साइज ऑर्डर होता है न्यूक्लियस को 10⁻15 मीटर्स होता है। अब आप मुझे बताइए 10⁻10 मीटर और 50⁻15 मीटर्स में कौन सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो एक तरीके से ये स्केल समझ लो आप, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जा रही है, और इधर -1 -2 -3 ऐसे करके नेगेटिव में जा रही है। सो 1 और 2 में क्या बड़ा है? 2 बड़ा है। 3 और 4 में क्या बड़ा है? 4 बड़ा है। लेकिन अगर मैं पूछूँ आपको -1 और -2 में क्या बड़ा है? -1 बड़ा है। -3 और -2 में क्या बड़ा है? -2 बड़ा है। तो नेगेटिव में जो वैल्यू कम होती है वो बड़ी होती है ना, बिकॉज वो पॉजिटिव साइड 0 के सबसे नियर होती है ना। नेगेटिव में अगर मैं बोलूँ -10 और -20 तो -10 बड़ा होगा, ठीक है, -20 मत कर देना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ +10 और +20 तो 20 बड़ा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वो प्लस में जा रही है वैल्यू, ये नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में 0 के पास आओगे तब वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी ना। सो आपने देखा एटम का ऑर्डर क्या आ रहा है? 10⁻10 और 10⁻15 न्यूक्लियस का है, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है? एटम का साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा, सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 5 का डिफरेंस है ना, 5 10⁻15 और 10⁻10 5 zeros का डिफरेंस है, मतलब 1 लाख टाइम्स छोटा होता है किसका? न्यूक्लियस
कंपेयर टू एन एटम 1 लाख टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं इसको। 10 और 5 है ना, 10 और 15 इनमें 5 का डिफरेंस है, मतलब 5 zeros का डिफरेंस, मतलब 1 लाख की वैल्यू का डिफरेंस है। 1 लाख टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस कंपेयर टू एन एटम। उसके बाद आपका उसने बोली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड ए न्यूक्लियस, ठीक है, ये उसने बोल दिया और वो बहुत खुश हो गया, उसका बहुत नाम हो गया साइंटिस्ट की दुनिया में, केमिस्ट्री में उसका काफ़ी नाम हो गया। उसके बाद जैसे जैसे लाइफ चलती है ना, लाइफ में शनि जी की एंट्री होती है, ठीक है, अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आता है। सो रुदरफोर्ड के लिए बुरा टाइम बन गया है। एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इनकी जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसको, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला रुदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड ए न्यूक्लियस, पर ड्रॉबैक क्या था इनका, मैक्सवेल साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो रिवॉल्व करता है, सो कोई भी चार्ज पार्टिकल इधर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वो रिवॉल्व करता है किसी के अराउंड, है ना, रिवॉल्व करता है, तो वो एक एस्केलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा, कोई भी रोटेशनल मोशन होता है वो आपका एस्केलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज उसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन हमेशा हर सेकंड चेंज होते रहती है, उसमें हर सेकंड चेंज होते रहती है, उसमें हर सेकंड चेंज होते रहती है, ठीक है, डायरेक्शन हर सेकंड चेंज होते रहती है। सो कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी लिबरेट करता है, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड मोशन में है वो एनर्जी लिबरेट करता है। तो अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, उसने एनर्जी लिबरेट करी, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का उस वजह से घूम रहा था, एनर्जी कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा उस इलेक्ट्रॉन को, तो उस न्यूक्लियस के पास आएगा, फिर ऐसे घूमते 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 एनर्जी लिबरेट करते करते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो उसको अपनी तरफ खींचते रहेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई तू कम एनर्जेटिक है, चलो मेरे पास आते जा, है ना। इनके बीच की फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से जाके सेंटर में कोलाइड कर जाना चाहिए, ऐसा बोला मैक्सवेल ने, ठीक है। पर रुदरफोर्ड का क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है अराउंड ए न्यूक्लियस, ठीक है, बट मैक्सवेल ने बोला कि कोई भी एस्केलेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी लिबरेट करेगा, और एनर्जी लिबरेट करेगा तो लाइक अ स्पायरल पाथ वो एनर्जी लूज करते करते न्यूक्लियस में जाके कोलाइड कर जाएगा, तो इससे स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन नहीं होती। सो मेजर जो ड्रॉबैक था किसका, रुदरफोर्ड का, वो था उसने भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थॉमसन की। रुदरफोर्ड ने थॉमसन का काम बिगाड़ा तो मैक्सवेल आए, रुदरफोर्ड का काम बिगाड़ दिया, है ना। कर्मा, वो कहते हैं ना, कर्मा इज़ अ डैश, ठीक है, वही वाली चीज़ हो गई। उसके बाद अब ये तो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। मेनली हमको बस ये याद रखना है, उन्होंने बोला था एटम -10 का ऑर्डर था, न्यूक्लियस -15 का ऑर्डर था, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बाद मैक्सवेल ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया, ये बात हमको याद रखें। थॉमसन को किसने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, रुदरफोर्ड ने किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। रुदरफोर्ड को किसने किया, मैक्सवेल ने किया। रुदरफोर्ड को किसने किया, मैक्सवेल ने किया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल का देखेंगे, मैक्सवेल ने क्या बोल दिया ऐसा आगे जाके। तो इसका एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन दिया है, फॉर विच एटम अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी गिव डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है सबसे पास तक किसके तक पहुंच जाएगा, सबसे क्लोज डिस्टेंस किसका रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास गोल्ड फॉइल ने लिया, आपने कॉपर का फॉइल लिया है, आपने कॉपर का फॉइल लिया, आपने सिल्वर का फॉइल लिया है, आपने गोल्ड का फॉइल लिया, आपने कैल्शियम का फॉइल लिया। गोल्ड तो हम लोग ले नहीं सकते, हम लोग इतने अमीर है नहीं, है ना। और अल्फ़ा पार्टिकल आप स्ट्राइक करवा रहे हो, अल्फ़ा पार्टिकल आप स्ट्राइक करा रहे हो, अल्फ़ा पार्टिकल आप स्ट्राइक करा रहे हो, अल्फ़ा पार्टिकल आप स्ट्राइक करा रहे हो। सेम वही एक्सपेरिमेंट आप फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे वही सिमुलेशन सब कुछ करा आपने। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सबसे क्लोजेस्ट एटम है ना, इनमें से कौन सा एटम होगा जिसमें सबसे क्लोजेस्ट तक अल्फ़ा पार्टिकल पहुँच जाए। सबसे क्लोजेस्ट मतलब सबसे एटम का क्लोजेस्ट हिस्सा कौन सा होगा, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस तक पहुँच जाए मतलब वो एटम के सबसे करीब है, वो न्यूक्लियस तक पहुँच जाए मतलब वो एटम के सबसे करीब है, बिकॉज न्यूक्लियस सबसे छोटा होता है ना। तो इन सब में से कौन से एटम में सबसे क्लोजेस्ट पहुँच जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 29 प्रोटॉन होंगे, इसमें 47 प्रोटॉन होंगे, इसमें 79 प्रोटॉन होंगे, इसमें 20 प्रोटॉन होंगे।
प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये हमको पता है। अब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो रिपल्शन जिसमें सबसे कम होगा उसी में तो अल्फा पार्टिकल सबसे क्लोज तक आ पाएगा उस न्यूक्लियस के, जो भी एटम होगा। सो जिसके भी प्रोटॉन का चार्जेस कम है, मतलब कम पॉजिटिव चार्ज है, वो एकदम क्लोज तक खींच लेगा अल्फा पार्टिकल को, उसके क्लोज तक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है। सो फॉर दिस केस आपकी सबसे कम चार्ज है इसमें कैल्शियम है। तो अगर कैल्शियम के एटम के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो कैल्शियम के एटम के सबसे नियरर तक पहुंच जाएगा अल्फा पार्टिकल, बिकॉज उसमें रिपल्शन सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें? गोल्ड, इसको तो दूर से देख के नमस्ते कर दे अल्फा पार्टिकल, नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, तुम बहुत रिपेल करोगे मुझको। ठीक है, सो गोल्ड में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, फॉर इन दिस केस सबसे कम किस में होगा? कैल्शियम में होगा। सो यही था अल्फा पार्टिकल, उसके ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सी होगी, और उधर फोर्थ का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समरी दे दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल को। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बोला, उसके थ्योरीज वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।